नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। डायबिटीज के चैप्टर 16 में आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट प्रॉब्लम, यानी कि डायबिटीज की वजह से हमारे पैरों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में यानी कि चैप्टर 15 में हमने बात की थी डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि डायबिटीज की वजह से हमारी आंखों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। डायबिटीज और अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से जब हमारे पैरों में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है, जब हमारे पैरों तले प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक फुट प्रॉब्लम। मसलन कि जब हमें कोई घाव लगता है, तब डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जब उस घाव को हम अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं, वहां पर जो दर्द हो रहा है उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं, तो जाने अनजाने उस घाव को हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उसे हम कहते हैं डायबिटिक फुट प्रॉब्लम। देखिए, अगर डायबिटिक फुट प्रॉब्लम का अच्छे से इलाज नहीं किया गया तो इन फ्यूचर डायबिटिक अल्सर हो सकता है, जहां पर अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्फेक्टेड भाग को सर्जरी करके निकालना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ऐसे दो मेन कोजेस के बारे में जिसकी वजह से डायबिटीज में हमें फुट प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला कोज है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज और अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से जब हमारी नर्वस सिस्टम नेगेटिवली अफेक्ट होती है तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। हमारे पैरों में मौजूद जो नर्व्स है वह डैमेज हो जाती है, तब पैरों तले ठंडी, गर्मी, दर्द इत्यादि महसूस नहीं होता है। तो यह कम फीलिंग्स आने की जो स्थिति है, फीलिंग्स ना आने की यह जो स्थिति है, उसे हम कहते हैं सेंसरी डायबिटिक न्यूरोपैथी। सिंपल सी बात है कि जब हमें पैरों तले घाव लगता है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जब वह घाव को हम महसूस नहीं कर पाते, उसका जो दर्द है अगर उसे हम महसूस नहीं कर पाते और हम हमारे पैरों को रेगुलर एग्जामिन भी नहीं करते हैं, तो जाने अनजाने वह घाव को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए समय चलते वह घाव गहरा होता जाता है, वहां पर इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगर पूरे पैर को बचाना है तो वह इन्फेक्टेड भाग को सर्जरी करके रिमूव भी करना पड़ सकता है। दूसरा कोज है पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। जब हमारा ब्लड फ्लो नेगेटिवली अफेक्ट होता है, खास करके हमारे हाथ और हमारे पैरों की तरफ का जो ब्लड फ्लो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। देखिए, जब हमें घाव लगता है तब अगर वह घाव तक अच्छे से ब्लड पहुंच जाता है, वहां पर अगर ब्लड फ्लो अच्छा हुआ, नियत समय में नियत मात्रा में वहां पर ब्लड पहुंच गया, तो जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है। मतलब कि घाव लगा और फिर एक नियत समय के बाद वह भर जाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज जब घाव लगता है तो वहां पर, जहां पर घाव लगा है वहां पर नियत मात्रा में नियत समय पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वहां का जो ब्लड फ्लो है वह नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है डायबिटीज की वजह से और अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से। तब वह घाव भरने की जो प्रोसेस है वह लंबी हो जाती है। उसके बीच में अगर वहां पर इन्फेक्शन लग गया तो डायबिटिक अल्सर होने की भी प्रॉब्लम्स और संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं डायबिटीज की वजह से और अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से कौन कौन से प्रकार के फुट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेनली हम 7 प्रकार के फुट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, और ध्यान में रखने की एक बात यह है कि यह न केवल डायबिटिक लोग, लेकिन जो नॉन डायबिटिक है, जो लोग नॉर्मल है, जिससे डायबिटीज नहीं है, उनके लिए भी यह प्रकार को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, यहाँ पर कोई सिंगल प्रॉब्लम या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ हो सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम हुई है तो दूसरी नहीं होगी, एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी डायबिटिक फुट प्रॉब्लम में हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ब्लिस्टर। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जो चीज़ फ्रेजाइल होती है, जिस चीज़ पर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है हैंडल विथ केयर, उसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बबल रैप किया जाता है ताकि उस चीज़ को प्रॉब्लम ना हो। हमने बचपन में जो बबल रैप की हुई चीज़ होती थी, जो बबल रैप होता था, उसे हम फोड़ते भी थे, तो कुछ इस तरह से ही ब्लिस्टर दिखता है। उसे कॉमन लैंग्वेज में हम बबल रैप कहते हैं, लेकिन उसे अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसे हम कहते हैं ब्लिस्टर पैकिंग। जब शूज़ का फिटिंग अच्छे से नहीं होता है, जब हम बिना सॉक्स बहुत ही ज़्यादा समय शूज़ पहने रखते हैं, जब शूज़ बहुत ही नैरो होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लिस्टर्स होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ब्लिस्टर्स जनरली पैरों तले या फिर 2 उंगलियों के बीच में हो सकते हैं। ऐसे फफोले हो जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है। तो एडवाइस ये है कि जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, ब्लिस्टर्स होते हैं, तो उसे फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम फोड़ते हैं और अंदर से पानी बाहर निकलता है तो वह अगर दूसरी जगह पर स्किन पर लग जाता है तो वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो खास करके जो डायबिटिक लोग हैं
वह जब भी शूज़ पहने तो उसका फिटिंग अच्छे से होना चाहिए, बिना सॉक्स ज़्यादा समय लंबे समय तक शूज़ नहीं पहनने हैं और बहुत ही नैरो शूज़ नहीं पहनने हैं। मतलब कि जो वेंटिलेशन हमारे पैर को मिलना चाहिए वह अच्छे से मिलना चाहिए, ताकि ब्लिस्टर्स की संभावना काफ़ी कम हो जाए। दूसरा प्रकार है एथलेट्स फुट। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें इचिंग, रेडनेस और क्रैकिंग होता है। खास करके जो डायबिटिक लोग हैं उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जब लंबे समय तक एड़ियाँ फटी हुई रहती है तो फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है और समय रहते अगर इलाज नहीं किया गया तो पूरे पैर में भी फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उस बात का हमें कंप्लीटली ध्यान रखना है। तीसरा प्रकार है कॉन्स। जब हमारे पैरों तले और उंगलियों के नीचे या फिर उंगलियों के बीच में सख्त त्वचा का बिल्डअप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्स। खास करके यह परिस्थिति जब हमारे पैर और हमारे शूज़ के बीच में एक फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से होता है, या फिर बिना सॉक्स जब ज़्यादा समय तक हम शूज़ पहने रखते हैं तब भी कॉन्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। चौथा प्रकार है बनियंस। जब हमारा बिग टो उसके बाजू वाली उंगली की तरफ बेंड होने लगे तो उसे हम कहते हैं बनियंस। खास करके जब हम बहुत ही टाइट शूज़ पहनते हैं, जैसे कॉमनली बोला जाता है कि क्रोकोडाइल शूज़ जब ज़्यादा समय तक बिना सॉक्स पहने रखते हैं, फिर सॉक्स के साथ भी बहुत ही ज़्यादा समय क्रोकोडाइल जैसे जो बहुत ही फिटिंग वाले जो जूते हैं वह पहने रखते हैं तो जो हमारा बिग टो है उसकी बाजू वाली उंगली की तरफ बेंड हो जाता है और बनियंस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा प्रकार है हैमर टो। जब कमज़ोर मसल्स बिल्डअप की वजह से हमारी जो पैरों की उंगली है वह पीछे की तरफ बेंड हो जाती है जिसे हम कहते हैं हैमर टो। हैमर टो के अंदर जो अफेक्टेड उंगली होती है उसकी साइज दूसरी जो नॉन अफेक्टेड उंगली होती है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखाई देती है। छठा प्रकार है प्लांटर वार्ड्स। यह खास करके पैरों तले दिखाई देता है। पैरों तले अगर आप देखते हो तो छोटे छोटे पिन होल्स दिखाई देते हैं, कभी कभार छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लांटर वार्ड्स। पैरों तले अक्सर वायरस से अगर त्वचा इन्फेक्टेड होती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांटर वार्ड्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इन केस ऑफ डायबिटिक पर्सन प्लांटर वार्ड्स होने की संभावना दूसरे जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सातवां प्रकार और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है डायबिटिक अल्सर। जैसे हमने पहले जाना था कि इन केस ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, इन केस ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, जब पैरों तले कोई घाव लगता है तो वहाँ पर अच्छे से ब्लड फ्लो पहुँच नहीं पाता है और वहाँ पर अगर यह जो भी दर्द हुआ है, जो घाव हुआ है महसूस नहीं होता है तो जाने अनजाने उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा होता जाता है और जहाँ पर घाव हुआ उसके आसपास की जो भी स्किन है वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है और समय रहते पूरे पैर में भी यह इन्फेक्शन फैल सकता है और सर्जरी करके इसे रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो इसे हम कहते हैं डायबिटिक अल्सर। देखिए यहाँ पर यह जो 7 प्रकार हमने डिस्कस किए उसके पीछे का मेरा उद्देश्य बस यही है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ है या फिर नॉन डायबिटिक है, अगर डायबिटीज़ नहीं है फिर भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो समय रहते उसका इलाज करना जरूरी हो जाता है। अगर जितना ज़्यादा उसे हम निगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, उतना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो यह बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर इसमें से कोई एक या फिर अधिक प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं डायबिटिक फूड प्रॉब्लम से जुड़ी हुई कुछ साइंस यानी कि चेतावनियों के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल हो जाता है तो हमारा शरीर कुछ हमें साइंस या फिर चेतावनियां देता है ताकि हम समय रहते हमें पता चल पाए कि यह हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यह चेतावनियां कुछ इस प्रकार होती है। त्वचा के रंग में बदलाव आना, त्वचा के तापमान में बदलाव आना, पैरों में या एंकल में सूजन आ जाना, पैरों में लगातार दर्द रहना, पैरों तले घाव भरने में देरी लगना, टोनेल में संक्रमण होना, ज़्यादा समय पैरों तले त्वचा सूखी रहना, पैरों में से बास आना, पैरों की उंगलियों की साइज और शेप में बदलाव होना, पैरों की उंगलियों के बीच में लगातार खुजली होना इत्यादि। अब बात करते हैं डायबिटिक फूड प्रॉब्लम के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर समय रहते डायबिटिक फूड प्रॉब्लम को रोका नहीं गया, ट्रीटमेंट नहीं की गई तो इन फ्यूचर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि स्किन एंड बोन इन्फेक्शन, एब्सेस, गैंग्रीन, डिफॉर्मिटीज, शाको फुट, एम्यूटेशन इत्यादि। अब बात करते हैं डायबिटिक फुट में किस तरह से हमारे पैरों की हमें देखभाल करनी है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिसे हमें फॉलो करना है। जैसे कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, डॉक्टरी एडवाइस को अच्छे से फॉलो करें, हर रोज़ अपने पाँव को अच्छे से साफ करें, हर रोज़ अपने पाँव को एग्जामिन करें, घाव होने पर इलाज जल्द से जल्द स्टार्ट करें,
लंबे समय तक अपने पाँव तले चीरे ना रहने दे, सूखी एड़ियों का इलाज करें, लंबे समय तक टाइट शूज ना पहने रखें, बिना सॉक्स शूज को ना पहने, अपने टोनेल्स को समय समय पर ट्रिम करते रहे, नंगे पैर ना चले, शूज का फिटिंग सही रखें, अपने पाँव को ठंडी और गर्मी से प्रोटेक्ट करें, हो सके तो अल्कोहल का सेवन बंद करें या फिर कम करें, टोबैको और स्मोकिंग बंद करें, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो जल्द से जल्द इलाज करवाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहे इत्यादि। यह टिप्स ना केवल डायबिटिक लोग, लेकिन जो लोग नॉन डायबिटिक है, जिन्हें डायबिटीज नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह टिप्स को हम फॉलो करते हैं तो डायबिटिक फूड प्रॉब्लम या फिर जो कॉमन फूड प्रॉब्लम्स है वह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे चैप्टर 17 में हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।